अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाए या यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या फिर क्रूड ऑयल अचानक से स्पाइक कर जाए और अगले ही दिन इंडियन मार्केट क्रैश हो जाए, तो क्या ये कोइंसिडेंस है या ग्लोबल इवेंट्स सच में हमारे पोर्टफोलियो को हिला देते हैं? आज हम डीकोड करेंगे कि ग्लोबल इवेंट्स का रियल इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे होता है, कौन से इवेंट्स सबसे ज्यादा मार्केट को हिलाते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे पहले से तैयारी करते हैं कि वो इस ग्लोबल इवेंट का फायदा उठा सकें अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले होता है इस ग्लोबल इवेंट का हमारे अलग अलग सेक्टर्स पे। अगर आप इस माइन्यूट प्ले को समझ गए, बिल्कुल म्यूजिक की तरह है, जैसे एक स्ट्रिंग आप छेड़ेंगे और दूसरे से आवाज निकलेगी वाइब्रेशन से, बिल्कुल वैसे ही है। हम वन बाय वन इस वीडियो में बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ग्लोबल इवेंट का किस सेक्टर पे क्या असर पड़ता है और आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये ग्लोबल इवेंट्स के इंपैक्ट के बारे में हमारे स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि इंडियन मार्केट ग्लोबल है क्यों। पहले तो एक मिथ तोड़ते हैं। लोग ये कहते हैं कि इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है ग्लोबल इवेंट का, इसलिए असर कम होता है इंडिया पे। लेकिन वास्तविकता क्या है? एफआईआई इंडियन मार्केट में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की 85% है। आईटी रेवेन्यू लार्जली यूएस और यूरोप से आता है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स ग्लोबल डिमांड पर डिपेंड करते हैं। मतलब इंडिया आइसोलेटेड नहीं है, ये डीपली कनेक्टेड है। पहली बात तो ये। अब ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे? ग्लोबल इवेंट का असर मेनली 4 चैनल से आता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला चैनल लिक्विडिटी फ्लो का, यानी फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी होती है वो भी बहुत हद तक प्रभावित करती है इंडियन स्टॉक मार्केट को। कैसे? अक्सर आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि जिस दिन फेड रिजर्व का अनाउंसमेंट आना होता है रेट कट का या रेट हाइक का, तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। पहले हम ये समझेंगे कि कैसे होता। ये है कि जैसे यूएस रेट्स, फेड रेट्स बढ़ाए जाते हैं इंटरेस्ट रेट, तो वो रेट्स जो बढ़ाए जाते हैं वो किस चीज़ के? वो यूएस में जो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे यहाँ जो एफआईआईज हैं, उन्हें अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यूएस में ही, तो वो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? नेचुरली यूएस रेट्स अगर हाइक किया जाएगा, फेड रेट्स बढ़ाया जाएगा, तो ये जो एफआईआईज हैं वो हमारी कंट्री से पैसा खींचेंगे और खींचकर अपने देश में ही यूएस बॉन्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। रिजल्ट, मार्केट गिरेगा। 2022 में रेट हाइक साइकिल शुरू हुआ है फेड का, फेडरल रिजर्व का, और मैसिव एफआईआई सेलिंग तभी से इंडियन मार्केट में जारी है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है कमोडिटी प्राइस का। इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को और मेटल्स को। क्रूड ऑयल प्राइस राइज का मतलब सीधा सा इन्फ्लेशन पे असर, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया में। फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर आएगा और रुपया कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि उस ऑयल इंपोर्ट को मीट करने के लिए हमारा रुपये का आउटफ्लो ज़्यादा होगा और मार्केट सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव होता जाएगा। अब ये ऑयल स्पाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एयरलाइन सेक्टर पे, पेंट सेक्टर में, और केमिकल स्टॉक्स भी प्रेशर में आ सकते हैं इस ऑयल प्राइस हाइक की वजह से।
अब करेंसी मूवमेंट की बात करते हैं। डॉलर अगर स्ट्रांग होता है और रुपी इसके इम्पैक्ट से वीक होता है, रिजल्ट क्या होगा? हमारे इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, रिजल्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। हाँ, इससे आईटी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि आईटी कंपनियां डॉलर में अर्न करती हैं, तो इसलिए आईटी कंपनीज को फायदा होगा इसके कारण। वन बाय वन सीक्वेंशियली मैं समझा रहा हूं कि कौन से ग्लोबल इवेंट का असर कौन सी इंडियन कंपनी या कौन से सेक्टर पे पॉजिटिवली पड़ेगा और कौन से सेक्टर पे नेगेटिवली पड़ेगा। ध्यान रखें, ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है सब कुछ आपस में, लेकिन अगर आपने एक बार इस इंटरकनेक्शन को समझ लिया, जैसे मैं आज समझा रहा हूं, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखना इस वीडियो को, तो अगर आपने ये इंटरप्ले सारे सेक्टर्स का और ग्लोबल इवेंट्स का समझ लिया तो फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा इंसाइट देगा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो ये रुपी मूवमेंट जो मैं बता रहा था, ये एक बेसिक सेक्टर रोटेशन का ट्रिगर हो सकता है कि अगर आपको इस बात की समझ है तो फिर उस केस में आप जो कंपनियां बेनिफिटेड हो रही हैं उनमें मूव करेंगे और जो कंपनियां एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं उनसे अपने पैसा निकाल कर। अब मान लो अगर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट होता है, अगर ग्लोबल पैनिक जैसी स्थिति होती है, तो एफआईआई रिस्की एसेट्स हमेशा ही बेचते हैं। और गिरता कौन है? इमर्जिंग मार्केट सबसे पहले गिरता है और इंडिया भी वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग मार्केट में से ही है। जैसे कि 2008 का ग्लोबल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश हो, फियर ग्लोबल होता है लेकिन रिएक्शन लोकल होता है। तो एक एस्पेक्ट ये रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन, सबसे बड़ा ट्रिगर है ये ग्लोबल इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे। लिक्विडिटी फ्लो इससे कम हो जाती है और वैल्यूएशंस कंप्रेस होते हैं इंडियन मार्केट के। ग्रोथ स्टॉक्स पे प्रेशर आ जाता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट वैल्यूएशन को हमेशा ही, इंडियन मार्केट वैल्यूएशन को कंप्रेस करेंगे, डाउन करेंगे। एक एस्पेक्ट फेड रिजर्व का। क्रूड ऑयल प्राइस समझते हैं। इंडिया के लिए लाइफ लाइन इंडिकेटर है क्रूड ऑयल प्राइस। जैसे ही मैंने बताया आपका क्रूड प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपी का डीवैल्यूएशन होगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा। अब ऑयल स्पाइक की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन का रिस्क हमेशा ही आ जाता है इंडियन मार्केट पे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई जो कि अनसर्टेनिटी को जन्म देती है और कमोडिटी, कई बार कमोडिटी प्राइसेस में शॉक आते हैं वॉर की वजह से। जैसे रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ या मिडल ईस्ट का जो टेंशन हुआ, इसके इम्पैक्ट की वजह से ऑयल प्राइस बढ़ा, ग्लोबल पैनिक जैसी स्थिति हुई। और लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता है जब भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस लाइक सिचुएशन होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको डिफेंस स्टॉक पे नज़र रखना है। अब ग्लोबल रिसेशन के अगर सिग्नल्स आते हैं कि वर्ल्ड ओवर मंदी आ रही है और ज़्यादातर इस न्यूज़ में सबसे आगे रहता है यूएस, यानी यूएस में रिसेशन आने वाला है, उसके डर से क्या होगा? आईटी डिमांड में स्लो डाउन, एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन क्योंकि यूएस में आ रहा है और यूएस एक मेजर इंपोर्टर है इंडिया का, और ग्लोबल अर्निंग्स में प्रेशर रह सकता है इंडियन कंपनीज के। तो आईटी स्टॉक्स अर्ली सिग्नल दे देते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं मार्केट में तो आईटी पहले गिरने लगता है क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन यूएस एंड अदर फॉरेन कंट्रीज फॉर देयर मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू। वहीं अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन की न्यूज़ आती है तो चाइना के स्लो डाउन से क्या होगा हमारे सेक्टर में, हमारी कंट्री में, हमारे स्टॉक मार्केट में? चाइना मेटल्स का एक मेजर इंपोर्टर है इंडिया से, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है मेटल चाइना में। तो चाइना स्लो डाउन अगर होता है तो मेटल डिमांड घटेगी, यानी मेटल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन घटेंगे और उनके शेयर प्राइसेस भी गिरेंगे। ग्लोबल ग्रोथ फियर, चाइना एक मेजर ग्रोथ इंजन है वर्ल्ड का, और अगर चाइना में रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया भी इसके इम्पैक्ट से बची नहीं रह सकती है और इस वजह से कमोडिटी प्राइस
क्रैश होता है। मेटल स्टॉक्स डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं चाइना से। सेक्टर वाइज इंपैक्ट समझते हैं। अगर जैसे आईटी स्टॉक की अगर बात करें तो वो मेजरली यूएस इकोनॉमी डिपेंडेंट है। डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, डॉलर अगर वीक होगा तो इस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा और रिसेशन का रिस्क इस पे नेगेटिवली असर डालेगा। अगर एविएशन और पेंट सेक्टर की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस जब भी बढ़ेगा तो एविएशन सेक्टर और पेंट इंडस्ट्री जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें दबाव आएगा उनके प्रॉफिट मार्जिन में और उनके शेयर प्राइसेस भी गिरेंगे। ऑटो सेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हाई ऑयल प्राइस होता है और महंगाई ओवरऑल बढ़ती है तो ऑटो सेक्टर में भी डिमांड घट जाता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। अपस्ट्रीम कंपनियां तो फायदा कमाती हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जब भी ऑयल एंड गैस के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल और लाइकवाइज, तो इनके मुनाफे में कमी आती है और इनका शेयर प्राइस भी गिरता है। मेटल्स की बात, चाइना ग्रो करता है, मेटल्स शेयर पॉजिटिवली इंपैक्ट होते हैं। चाइना स्लो डाउन करता है, मेटेलिक शेयर्स नीचे गिरते हैं। अब स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा सिर्फ हेडलाइन नहीं देखता है, वो न्यूज़ देखकर पैनिक सेलिंग शुरू नहीं कर देता है, वो इंडिकेटर्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो क्या देखता है? यूएस के 10 ईयर्स यील्ड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल के प्राइस का ट्रेंड, ये पहले पकड़ना होगा आपको। एफआईआई फ्लो के डेटा कि श्रिंक कर रहे हैं, घट रहे हैं या बेच रहे हैं एफआईआईज, और साथ ही साथ इंडिया विक्स जो कि फियर इंडिकेटर है। ये सिग्नल मार्केट का डायरेक्शन पहले ही बता देते हैं। अब इसका हिस्टोरिकल प्रूफ अगर दूं मैं आपको, 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के दौरान इंडिया में 60% का शेयर मार्केट में फॉल आया था। वहीं 2020 के कोविड पैनिक में आप सबको पता है कि कैसा क्रैश था इंडियन स्टॉक मार्केट में। 2022 के फेड रेट हाइक्स के वक्त भी इंडिया में काफ़ी लंबा एक करेक्शन फेज चला। तो ग्लोबल इवेंट्स को इग्नोर करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ग्लोबल कंडीशन से इंडिया बिल्कुल इंटरवाइंड है, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। अलग हम नहीं हो सकते हैं। ये मिथ है कि इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट है और हमें एफआईआईज की ज़रूरत नहीं है या ग्लोबल इवेंट्स को हम पचा सकने की ताकत रखते हैं। दैट्स अ मिथ। इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ग्लोबल कंडीशन की वजह से अगर मार्केट जब भी गिरता है तो दैट्स द गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दोज सेक्टर्स विच आर गेटिंग पॉजिटिवली इम्पैक्ट। और लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटली जो भी स्टॉक्स हैं, अगर ग्लोबल कंडीशन की वजह से उनके प्राइसेस गिरे हैं, अगर कोई डोमेस्टिक रीज़न नहीं है, अगर कोई डोमेस्टिक लूप होल नहीं है, कमियां नहीं हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए। हमेशा ही स्टैगर्ड बाइंग करें, कैश रिजर्व रखें और सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूर करना है। और कभी भी इस ग्लोबल इवेंट की वजह से, वॉर की न्यूज़ की वजह से, टैरिफ की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। एसआईपी तो हमेशा ही कंटिन्यू रखना है। वोलेटिलिटी आएगी, हमेशा आएगी और वो एक अपॉर्चुनिटी देगी जो इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड हैं। सबसे बड़ी सीख क्या है इससे? ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को गिराते नहीं हैं, वो लिक्विडिटी चेंज करते हैं, सेंटिमेंट चेंज करते हैं और इन्फ्लेशन का रेट चेंज करते हैं। और ये साइकिल हमेशा ही टेम्पररी होते हैं। ये चेंजेस जो हैं इन चीज़ों में, ये हमेशा ही टेम्पररी होते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर इनसे डरता नहीं है, क्लैरिटी में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के ग्लोबल न्यूज़ फ्लैश हों, आप पैनिक मत करना, पोर्टफोलियो तुरंत मत बेचना उस सेक्टर का। आप समझना, एनालाइज करना और तब अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि मार्केट हेडलाइन से नहीं, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट से चलता है।
दोस्तों उम्मीद है इस ग्लोबल लिंकिंग के बारे में आपको कुछ इंसाइट मिली होगी इस वीडियो में। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।